नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। मैं हूं देवव्रत नोई सीईओ सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। मैं जानता हूं आपको भूगोल के लेक्चर में मुझे देखकर आपको हैरानी हुई होगी, क्योंकि अभी तक भूगोल के जो लेक्चर है वो लाए जा रहे थे मिस्टर अरविंद सुलगिया सर द्वारा। तो इसके बाद जो यूनिट 5 है, इसकी इकाई 5 है। इकाई 5 में है भूगोल की आधुनिक तकनीकें, ये टॉपिक है यहाँ पे। तो ये टॉपिक बेसिकली है विज्ञान और तकनीकी का, विज्ञान और तकनीकी संबंधित। तो जो विज्ञान और तकनीकी का जो पोर्शन है यानी GS3, ठीक है, GS3 सामान्य अध्ययन पेपर 3, जिसके अंतर्गत विज्ञान और तकनीकी है, वो पेपर का जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट कराऊंगा मैं। इस कारण ये जो भूगोल और तकनीकी की आधुनिक भूगोल की आधुनिक तकनीक है, ठीक है, इसको इस पोर्शन को ही पढ़ाने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये सारी चीजें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप मुझसे पढ़ेंगे। तो दूर संवेदन, GIS और GPS, ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सीक्वेंस होने वाला है वो क्या होने वाला है, ठीक है। सीक्वेंस आपको बता दूं तो यहाँ पे दूर संवेदन सबसे पहले लिखा है, इसके बाद है GIS लिखा है, GPS लिखा है। ये सारी चीज़ें अरेंज नहीं है, ठीक है। अरेंज क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो सारी चीज़ें दी गई ना, घटक, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, उपग्रह का प्रकार, ये सारी चीज़ें आप आपको इसकी जानकारी कब होगी? जब आप पढ़ेंगे जीपीएस, ठीक है। तो जीपीएस जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ेंगे, कक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद जो और इनर ऑर्बिट, आउटर ऑर्बिट के बाद फिर जो पोजीशन के हिसाब से, जो दूरी के हिसाब से जो अन्य सारी चीज़ें हैं, वो सैटेलाइट के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम शटल्स पढ़ेंगे, शटल्स के बाद हम रॉकेट्स पढ़ेंगे, रॉकेट्स के बाद हम अन्य सारी चीज़ें जैसे स्पेस क्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। और फिर मिसाइल्स है, ये सारी जो टर्मिनोलॉजीज है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम इन सारे सुदूर संवेदन में आएंगे, इन सारे टॉपिक्स में आएंगे। तो आपको मैं इसका क्रम बता देता हूँ, ये क्रम सीधे में नहीं है। तो देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आधारभूत जानकारियाँ, जिसमें इसरो के बारे में आएगा, ठीक है। इसरो के बारे में, इसरो के अन्य जो रीजनल सेंटर्स है उसके बारे में आएगा। इसरो का इतिहास आएगा, कब से बना, अभी तक क्या क्या उपलब्धियां हैं, ये सारी चीज़ें हम आधारभूत जो लेक्चर आएगा, आधारभूत जो जानकारी रहेगी वो पहले लेक्चर में आएगी, ठीक है। दूसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीपीएस के बारे में, जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें फिर आपको ऑर्बिट्स के बारे में जानकारी होगी। फिर तीसरे में आएगा आपको क्या? सुदूर संवेदन, ठीक है, संवेदन सुदूर संवेदन, ठीक है। इस फिर चौथे में आएगा आपका GIS। ये सारे इस प्रकार या हमारा क्रम होने वाला है इस इकाई 5 के लिए। और मैं आपको बता दूं इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी, ये जो टॉपिक्स है वो हमारे GS3 के पेपर में है, इकाई 7 में, ठीक है। GS3 आप निकालिए, विज्ञान एवं तकनीकी का जो पोर्शन है उसमें इकाई 7 निकालिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी। रिमोट सेंसिंग का इतिहास, भारत में रिमोट सेंसिंग, भूस्तर उपग्रह, या ये सारी चीज़ें है जो है प्रक्षेपण यानों की पीढ़ियाँ, ये सारी चीज़ें हमको पढ़ना होगा। तो ये काफ़ी विस्तार से हम यहाँ पे पढ़ने वाले इकाई 7 में। इस कारण ये यूनिट आप बोनस समझिए, ठीक है, बोनस है, बोनस। क्योंकि जब आप यहाँ पढ़ लेंगे इसके बारे में सारी चीज़ें, उसके बाद आप इसको पढ़ेंगे इकाई 5 को, तो ये आपको बहुत ही आसान होगी। इसके साथ साथ जो 30 अंक है, 30 अंक आप आसानी से मिला सकते हैं, और इसमें भी आप आसानी से पढ़ेंगे GS3 वाले पेपर में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आधारभूत लेक्चर। तो इस वाले लेक्चर में हम आधारभूत जो जानकारियाँ हैं वो हम पढ़ेंगे, और इसके बाद हम जो अन्य सारी चीज़ें हैं वो हम इस तरीके से कंटिन्यू होगी। तो ये था सिलेबस का ओवरव्यू, और आज से हम जो पहला लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दे। टेलीग्राम चैनल का नाम है सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, जो चैनल का नाम है हमारे यूट्यूब चैनल का। और इसके बाद यहाँ पे ज्वाइन कर ले, तो आपको ज्वाइन करने से ये होगा कि आप 1 to 1 कनेक्ट रहेंगे इसमें। और यदि आपको कोई भी डिस्कशन करना है, किसी भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई गाइडेंस चाहिए, ये इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं वो आप उसके लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे ग्रुप में, SSW एजुकेशन डिस्कशन, ठीक है। SSW एजुकेशन डिस्कशन ये ग्रुप है, आप इसे सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, आप आसानी से इसे सर्च कर पाएंगे और इससे जुड़िए, इसका फ़ायदा लीजिए। और तीसरा है ये मुख्य परीक्षा में जो मेंस राइटिंग प्रैक्टिस है, ठीक है, SSW एजुकेशन नाम का एक ग्रुप है। तो आप इसमें ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का अभ्यास हमारे द्वारा कराया जा रहा है। बहुत ही
मतलब बेसिक से आपको, यदि उत्तर लेखन आपने अभी तक नहीं भी किया है तो वहाँ एकदम बेसिक से आपको चीज़ें यहाँ पे सिखाई जा रही हैं। हर एक लेक्चर आपको वहाँ पर मिल रहे हैं। आपको एकदम पहले लेक्चर से यदि आप शुरू कर रहे हैं तो आपको पहले लेक्चर से अभी तक जो 6 एपिसोड आ चुके हैं, ठीक है, पहले यदि आप शुरू कर रहे हो तो आपको लेक्चर फर्स्ट देखना होगा। इस प्रकार से जो श्रृंखला है वो बनी हुई है, ठीक। तो आप यदि उत्तर लेखन करना चाहते हैं, और उत्तर लेखन बहुत ही ज़रूरी है, इसमें चाहने वाली बात नहीं है, इसमें बहुत ही यदि आप उत्तर लेखन नहीं करेंगे तो आपका मुख्य परीक्षा में आपका कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए उत्तर लेखन बहुत जरूरी है। तो आपको रिकमेंड करूंगा कि ये चैनल है उत्तर लेखन विशेष यूनिट ऑफ SSW एजुकेशन को आप सब्सक्राइब कर लें और इससे इससे अपना फायदा उठाएं। तो ये सारी चीजें थी मुझे बताने की। अब लेक्चर शुरू करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस टेक्नोलॉजी। यदि आपसे पूछे कि स्पेस टेक्नोलॉजी क्या होती है तो आप ये बताएंगे कि स्पेस से संबंधित टेक्नोलॉजी को हम स्पेस टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये एक साधारण सा जवाब हुआ, एक बहुत ही साधारण सा जवाब हुआ। यदि आप एक साइंस के स्टूडेंट है, विज्ञान के छात्र है, तो आपको ये परिभाषा नहीं बतानी है। ये उनके लिए काफ़ी होती है जो कि विज्ञान के विद्यार्थी नहीं हो और जिनको साइंस के बारे में बहुत ही कम नॉलेज होती है। आपको जो परिभाषा बतानी है वो ये है कि यह एक प्रकार की प्रौद्योगिकी है, एक टेक्नोलॉजी है जिसका विकास अंतरिक्ष विज्ञान यानी स्पेस साइंस इंडस्ट्री द्वारा किया गया। इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया? स्पेस साइंस इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया। और इसका विकास अंतरिक्ष उड़ान यानी स्पेस फ्लाइट, स्पेस की फ्लाइट के कार्यक्रम, इसके साथ ही साथ उपग्रह जिसको हम सैटेलाइट बोलते हैं, जो मानव द्वारा बनाए गए होते हैं, जिनको हम कृत्रिम सैटेलाइट भी कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं, और को अंतरिक्ष में पहुंचाने और अंतरिक्ष को जानने हेतु किया गया। समझ गए? ये इसकी परिभाषा आप देंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष यान, उपग्रह, अंतरिक्ष स्टेशन तथा अंतरिक्ष अनुसंधान में आवश्यक संरचना का विकास जो होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अंतरिक्ष का वातावरण अक्रिय या फिर नोबल होता है, मतलब वहाँ पे कोई क्रियाएं जिस प्रकार से जो हम वातावरण के अंदर में करते हैं वहाँ पे उस प्रकार की क्रिया नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे होता है निर्वात। ठीक है, निर्वात यानी वातावरण वहाँ पे नहीं होता है, इसलिए वहाँ अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार के नए उपकरण, टूल्स की आवश्यकता होती है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन से संबंधित कार्य भी हम स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से कर पाते हैं। जैसे हम बात करें रिमोट सेंसिंग की, ठीक है, सुदूर संवेदन का प्रयोग हम स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कर पाते हैं, यानी अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। इसके साथ ही साथ हम जो सैटेलाइट बेस्ड टेलीविज़न जो टेक्नोलॉजी रहती है, ठीक है, जो हम टीवी वगैरह देखते हैं, जो वो भी सैटेलाइट के द्वारा हम उसको उपयोग कर पाते हैं, ये भी अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित होती है। इसके बाद हम बात करें GPS की, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको हम हमारे फ़ोन पे यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और जो व्हीकल्स रहते हैं, गाड़ियाँ रहती हैं, उनमें ज़्यादातर हम प्रयोग करते हैं। तो आपने यूज़ किया ही होगा GPS टेक्नोलॉजी। ये हम यदि किसी दूसरी जगह जा रहे होते हैं या फिर उस जगह जो लोकेशन है उस लोकेशन का पता हमें करना है कितनी दूर है, या फिर कितने रास्ते में किस प्रकार के रास्ते वहाँ पे आएंगे, या कौन कौन से शॉर्टकट्स है, ये इस प्रकार की जो हम डेली लाइफ में जो यूज़ करते हैं जो टेक्नोलॉजी, वो GPS जो टेक्नोलॉजी होती है वो भी अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत आती है। इसके अलावा GIS होती है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये भी आती है किसके अंतर्गत? स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत आती है। और जो भूविज्ञान है, भूविज्ञान से अंतर्गत जो सारी चीज़ें होती है टेक्नोलॉजी संबंधित, वो भी अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत आती है। इसके साथ ही साथ अन्य सारे क्षेत्रों में हम स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हम देख रहे हैं। और इसके अलावा हम बात करें तो अंतरिक्ष की जो तकनीक है, अंतरिक्ष की तकनीकी आर्थिक समृद्धि यानी इकोनॉमिकल प्रोग्रेस का एक मुख्य कारण है। जैसे आप देख रहे हैं जो देश अंतरिक्ष क्षेत्र में ज़्यादा जिनके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजी है तो वे देश अभी लीडिंग रोल पे है, जैसे USA, ठीक है, USA के पास जो अंतरिक्ष तकनीक है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके बाद हम बात करें रसिया, रूस, इसके पास भी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, तो ये लीडिंग कंट्रीज़ है। इसके बाद फिर अन्य कंट्रीज़ में फिर हमारी कंट्री का भी नाम आने लगा है। तो ये अंतरिक्ष विज्ञान में जो लीडिंग कंट्री है इनका रोल ज़्यादा हो जाता है वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी चल रही है उसके संदर्भ में। तो इस प्रकार अंतरिक्ष विज्ञान का महत्व बहुत बढ़ जाता है। अब हम भारत के अंतर्गत इसको बात करें
तो संस्थागत ढांचा कि भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष विज्ञान जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसकी जो नींव है वो नींव कहाँ से पड़ी और किस प्रकार के सरकार द्वारा कुछ प्रयास किए गए और कौन सी कमेटी उठाई गई वो हम देखेंगे। इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये 1962 में जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस टाइम पे विक्रम साराभाई जी की अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई और इस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद ये स्थापना की गई इसकी इसरो की, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई, कब की गई? 1969 में। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंतर्गत ये काम करता है और इसकी रिपोर्ट भेजी जाती है प्रधानमंत्री जी को। इसरो के बारे में हम और विस्तार से जानते हैं। इसरो की स्थापना 1969 में हुई, जैसा कि हम बात कर चुके हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। इसके अंतर्गत जो भी रिपोर्ट्स इसकी रहती है, जो अन्य प्रकार के जो मिशन रहते हैं या फिर कोई प्रोग्राम चल रहे हैं, इस प्रकार की जो रिपोर्ट है वो पहुंचाई जाती है प्रधानमंत्री जी के पास। इसरो अपने विभिन्न केंद्रों के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है। इसके अन्य बहुत सारे जो रीजनल सेंटर्स हैं उसके द्वारा उस नेटवर्क के द्वारा ये संचालित होता है। इसके फाउंडर की यदि बात करें हम, इसके फाउंडर हैं इस कमेटी के अध्यक्ष, जो कमेटी बनी थी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, इसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई जी। और इसके अभी जो डायरेक्टर है, वर्तमान में जो डायरेक्टर है वो है के सिवन इसके डायरेक्टर हैं। और इसके अलावा हम बात करते हैं भारत के लिए इसरो का महत्व कितना है, भारत क्यों इम्पोर्टेंट है, भारत में इसरो क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए ये जब अपना महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तो स्थापना के बाद भारत के लिए इसरो ने कई कार्यक्रमों एवं अनुसंधानों को सफल बनाए हैं। कई कार्यक्रमों और अनुसंधानों को सफल बनाए हैं, जैसे हम बात करें चंद्रयान 1, मिशन ऑन मार्स, और जो इस प्रकार से जो कई सारे जो मिशन है वो इसरो द्वारा संपूर्ण किए गए, यानी कंप्लीट किए गए हैं। इसने न सिर्फ भारत के कल्याण के लिए बल्कि भारत को विश्व के सक्षम सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सॉफ्ट पावर संबंधित है, ये जो स्पेस से संबंधित चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, और जो सॉफ्टवेयर संबंधित चीज़ें हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी है उसको संबंधित चीज़ें, इसको हम बोलेंगे सॉफ्ट पावर। तो सॉफ्ट पावर के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसरो ने। आर्यभट्ट जो हमारे देश का पहला उपग्रह था, आर्यभट्ट नाम का है, और ये आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हमारे देश का पहला जो उपग्रह है वो कौन सा था, तो ये था आर्यभट्ट। इसको 19 अप्रैल 1975 में स्थापित किया गया था, अंतरिक्ष में छोड़ा गया था रसिया की सहायता से, रूस की सहायता से इसे अंतरिक्ष में भेजा गया था। देश में दूरसंचार, प्रसारण और ब्रॉडबैंड अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विकास के लिए इसरो ने उपग्रह संचार के माध्यम से कार्यक्रमों को चलाया है। इसमें प्रमुख भूमिका इनसैट और जीसैट उपग्रह की रही है। इनसैट और जीसैट उपग्रह आप नाम याद रख लीजिए, हम जैसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही आपको इसके बारे में और विस्तार से पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इसकी भूमिका दी गई है। जब इसके बारे में पढ़ेंगे, उपग्रह के बारे में जब पढ़ेंगे, उसके बाद आपको इनकी जो महत्वता है वो और ज़्यादा से समझ में आएगी। वर्तमान में जो भारत में संचार सेवाओं के लिए 200 से अधिक ट्रांसपॉन्डरों का उपयोग हो रहा है, और इन उपग्रहों के माध्यम से भारत में दूरसंचार, टेलीमेडिसिन अभी बहुत ट्रेंडिंग चीज़ है। जब जो कोविड-19 के दौर में टेलीमेडिसिन का दौर बहुत चला है, और इससे पहले भी जो थोड़ी बहुत जो प्रैक्टिस चल रही है टेलीमेडिसिन की, उसके बाद लेकिन जब ये लॉकडाउन वगैरह पूरे विश्व भर में जब लगा है, तो टेलीमेडिसिन का रोल यहाँ पे बहुत बढ़ गया है। तो उपग्रह के माध्यम से टेलीमेडिसिन से संबंधित सेवाएं यहाँ पे दी जा रही है। और टेलीविज़न, ब्रॉडबैंड, रेडियो, आपदा प्रबंधन से संबंधित चीज़ें भी इसरो के द्वारा जो इसके बचाव कार्य है वो आपदा प्रबंधन के लिए वो इसरो के द्वारा यहाँ पे सहायता की जाती है। खोज और बचाव अभियान जैसी सेवाएं प्रदान करना यहाँ पे संभव हो पाया है इसरो के द्वारा। और इसकी दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका ये है
भू पर्यवेक्षण यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन के क्षेत्र में रही है। जो इसरो की दूसरी महत्वपूर्ण भूमिका है वो इस क्षेत्र में रही है। भारत में मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, संसाधनों की मैपिंग करना तथा भू पर्यवेक्षण के माध्यम से नियोजन करना आदि के लिए भू पर्यवेक्षण तकनीक की आवश्यकता होती है। किस किस के लिए होती है? मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन, संसाधनों की मैपिंग और भू पर्यवेक्षण के माध्यम से नियोजन करने के लिए पर्यवेक्षण तकनीक की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही साथ मौसम की सटीक जानकारी के द्वारा कृषि और जल प्रबंधन, जिस प्रकार कृषि में रिमोट सेंसिंग का प्रयोग अभी बढ़ गया है। रिमोट सेंसिंग, ठीक है, हमारे देश में तो हालांकि कम है, लेकिन जो विकसित देश है वहाँ पर रिमोट सेंसिंग बहुत ज़्यादा उपयोग में लाते हैं कृषि संबंधित कार्य करने के लिए। तथा आपदा के समय वक्त रहते बचाव कार्य इसी तकनीक के द्वारा संभव हो सका है। भारत में वन सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है वो भी इसी तकनीक के द्वारा तैयार की जाती है, भू पर्यवेक्षण तकनीक के द्वारा। तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है उपग्रह आधारित नौवहन। ये क्या है? जो सैटेलाइट द्वारा जो नेविगेशन जो बताया जाता है उसमें यहाँ पे इसरो की बहुत बड़ी भूमिका है। नौवहन तकनीक का उपयोग भारत में वायुसेनाओं को मजबूत करने तथा इसकी गुणवत्ता को सुधारने के लिए किया जाता है। और साथ ही वर्तमान समय में वायु आधारित समक्ष चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। वायु संबंधित जो चुनौती है वो कम नहीं है। इनको ध्यान में रखकर भारत ने गगन जीपीएस कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत ने कुछ समय पूर्व ही इस कार्यक्रम से आगे बढ़ते हुए IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है। IRNSS का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है MCQ में, वन लाइनर में। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जो कि 7 उपग्रह पर आधारित है। कितने उपग्रह पर? 7 उपग्रह। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत ने वर्ष 2016 में IRNSS के नाम में परिवर्तन करके इसे नाविक यानी नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, नाविक इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका नाम नाविक कर दिया है। किसका नाम? IRNSS का नाम। भारत के लिए इसमें जो अन्य महत्व के बारे में हम बात करते हैं तो भारत ने जनवरी 2014 में क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग GSAT-14 के GSLV D5 में सफलतापूर्वक किया। ये इसके बारे में, क्रायोजेनिक इंजन के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। जो इसके जब इंजन सैटेलाइट के बारे में जब पढ़ेंगे विस्तार से, वहाँ पे आपको हर एक कंपोनेंट के बारे में बताया जाएगा कि स्पेसक्राफ्ट क्या होता है, और उसके बाद फिर जो अन्य चीज़ें, इंजन वगैरह, ये आगे हम पढ़ने वाले हैं। चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक इसरो का एक मिशन रहा है, कार्यक्रम रहा है। मिशन और मार्स भी एक सफलतापूर्वक कार्यक्रम रहा है इसरो के द्वारा भारत के लिए। अब बात करते हैं इसरो के महत्वपूर्ण एवं प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र के बारे में। ये 8 प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र हैं जो प्रमुख है, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। इजाक इसको बोलते हैं हम ISAC, इसरो उपग्रह अनुप्रयोग केंद्र, जिसको हम इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर के नाम से जानते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। अगला है VSSC, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है तिरुवनंतपुरम में। इस प्रकार ये अन्य के बारे में हम और विस्तार से पढ़ेंगे, एक एक के बारे में सभी से विस्तार से देख लेते हैं। ISAC का फुल फॉर्म हम देख चुके हैं, इसरो सैटेलाइट एप्लीकेशन सेंटर, ठीक है, जो इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ये क्या कार्य करता है? ये कार्य करता है रिमोट सेंसिंग, इसको हम दूर संवेदन या फिर सुदूर संवेदन के नाम से जानते हैं, ठीक है, सुदूर संवेदन के नाम से जानते हैं। एवं जो भूस्थित उपग्रह, ठीक है, भूस्थित उपग्रह, इसको हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक, इसका नाम से जानते हैं। इन दोनों का
निर्माण कार्य यहाँ पे किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? ISAC बेंगलुरु में। आप याद रख लीजिए, रिमोट सेंसिंग जो इसके जो उपकरण हैं और इसके बाद जो भूस्थैतिक उपग्रह हैं उससे संबंधित जो चीज़ें हैं उसका निर्माण कहाँ पे होता है, इसका डिज़ाइन कहाँ पे होता है? ये होता है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में होता है ISAC में। अगला है VSSC यानी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसका मुख्यालय है तिरुवनंतपुरम में। यह उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के विकास का कार्य एवं उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का कार्य करता है। कौन कौन से कार्य करता है? एक तो ये डिज़ाइन करता है क्या, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और इसके साथ साथ उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का काम करता है। डिज़ाइन और इसके बाद स्थापित का पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने का काम करता है। इन्होंने डिज़ाइन क्या क्या किया है? PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 4th जनरेशन की पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जो एक और अन्य है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ये दो जो कि 4th जनरेशन के हैं, इनका डिज़ाइन यहाँ पे किया है। ये इसके अभी तक के ये कार्य ये रहे हैं। अगला है SDSC सतीश धवन स्पेस सेंटर, जिसका मुख्यालय है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में ये स्थित है। यह देश का प्रक्षेपण स्टेशन है। इसको हम लॉन्चिंग स्टेशन भी कहेंगे, लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, लॉन्चिंग स्टेशन। 2002 में इसका नाम श्रीहरिकोटा से बदलकर सतीश धवन स्पेस सेंटर रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। पहले इसको हम सार के नाम से जानते थे, सार, ठीक। तो इसका नाम बदल के सतीश धवन स्पेस सेंटर रख दिया गया है। यह नाम सतीश धवन के सम्मान में रखा गया है, जो 2005 में इसरो के सफल सचिव, सेक्रेटरी, जिसको हम इंग्लिश में सेक्रेटरी बोलेंगे, सचिव हिंदी में बोलेंगे, ये 2005 में इसरो के सफल सचिव भी रहे हैं। अगला है SAC यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि है अहमदाबाद में स्थित है। यह विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों के लिए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण उपकरण बनाने का कार्य करता है, साथ ही यानी निर्माण करता है। साथ ही यह नागरिक इस्तेमाल में उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास पे भी काम करता है, ठीक। 2 चीज़ें इसके द्वारा की गई है और की जाती है। 5वां है LPSC यानी लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, यह है महेंद्रगिरी में। यह है भूस्थैतिक उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसको हम बोलते हैं। ये हम बात करेंगे, आपको अभी समझ आ नहीं रहा होगा कि पोलर, यहाँ पे पोलर जो इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जियो स्टेशनरी की बात कर रहे हैं, इसके बाद इंक्लाइन की बात करेंगे या फिर इक्वेटोरियल की बात करेंगे। ये एक्चुअल में ये होती है, ये पोजीशन होती है कहाँ पे? पृथ्वी पे, ठीक है। आप 2D में से समझिए, ये पृथ्वी है मान लीजिए, हालांकि गोल नहीं बनी है पर समझ लीजिए। यहाँ पे ये होता है इक्वेटर, ठीक है, और ये है यहाँ पे पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक। इसको हम ध्रुव बोलते हैं, हिंदी में ध्रुव, और यहाँ पे भूमध्य रेखा, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर, और ये है पोल, ठीक। ये वाले जो है पोल, इसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। और तीसरा होता है जियो स्टेशनरी या फिर इंक्लाइंड जिसको बोलते हैं, ठीक है, इंक्लाइंड के नाम से जानेंगे हम। वो इन दोनों के बीच के एंगल होते हैं, ये वाले एंगल हो सकते हैं, ये वाले एंगल हो सकते हैं, ये वाले एंगल हो सकते हैं, या फिर ये वाले एंगल हो सकते हैं। यानी ये जो एंगल है किनके बीच में है? ध्रुव और जो भूमध्य रेखा है इनके बीच में होते हैं। तो इस प्रकार से ये पोजीशन होती है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप अब इसमें सिर्फ इनके जो कार्य है वो समझ लीजिए, या फिर कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये
प्रीलिम्स में अधिकतर ये पूछे जा सकते हैं और मेंस में 3 नंबर में ये आ सकते हैं। अगला है ISTRAC। ISTRAC को बताने से पहले मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, शायद इसमें छूट गया है कुछ। यह है भूस्तात्विक उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एवं IRS कार्यक्रमों के इस्तेमाल के लिए की जाने वाली द्रव पद्धति यानी लिक्विड सिस्टम का विकास करने का कार्य करता है। लिक्विड सिस्टम, ठीक है, लिक्विड सिस्टम जो है वो डेवलप करने का कार्य करता है। और साथ ही साथ यह केंद्र एकल द्रव यानी मोनो लिक्विड सिस्टम अभियांत्रिकी पद्धति, इंजीनियरिंग सिस्टम एवं अंतरिक्ष यान यानी स्पेसक्राफ्ट के लिए द्रव टैंक लिक्विड टैंक बनाने का भी कार्य करता है। भारत ने अपना क्रायोजेनिक इंजन इसी केंद्र में विकसित किया था। ठीक है, तो यदि क्वेश्चन आया कि क्रायोजेनिक इंजन कहाँ पे विकसित किया है, तो ये किया है LPS यानी लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर महेंद्रगिरी में। अगला है 6वें नंबर का ISTRAC, जिसको हम इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर बोलते हैं, जो कि है बेंगलुरु में। ठीक, इसरो का यह है जो केंद्र है विभिन्न अंतरिक्ष अभियानों को अंजाम देने का कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्य अंतरिक्ष यान का नियंत्रण, ठीक है, कंट्रोल, और TTC सपोर्ट सर्विस इत्यादि है। TTC सपोर्ट सर्विस एक प्रकार की सर्विस होती है, TTC सपोर्ट सर्विस इत्यादि है। और इसरो का यह केंद्र निम्न पृथ्वी कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए भी जिम्मेदार है। यहाँ पे अब और चीजें सामने आ रही है। लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, LEO, MEO, GEO और एक होता है HEO। देखिए यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ये है दूरी के हिसाब से ऑर्बिट, ठीक है, जो कक्षा होती है। सबसे पहले समझ लिया ऑर्बिट क्या होते हैं। ऑर्बिट क्या होते हैं? ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट सिंपल सी लैंग्वेज समझ जाइए, आकर्षण होता है। ठीक, आकर्षण पृथ्वी द्वारा जो लगाया जाता है आकर्षण होता है, जो गुरुत्वाकर्षण जो आकर्षण होता है वो होता है ऑर्बिट। ठीक है, तो ये होता है लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ये होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और ये होता है हायर ऑर्बिट। ठीक है, तो जो LEO है इसकी जो यहाँ दूरी होती है, ठीक है, पृथ्वी से, वो होती है 50 से लेके 2000 किलोमीटर तक। ठीक है, मियो होता है, मियो की रेंज होती है 5000 से लेके 12,000 तक। ठीक है, कई बार ये 20,000 तक भी मियो में सैटेलाइट छोड़े गए हैं। ये पृथ्वी से दूरी के अनुसार है। ठीक, ये फिर ये हो गया लियो, मियो, जियो, फिर होता है हियो, इस प्रकार से चीज़ें होती है। तो ये जब हम आगे पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। और जो चीज़ें हैं आप अभी ये समझ लीजिए कि जो ISTRAC है वो क्या कार्य कर रहा है। वो ये करता है कि लो अर्थ ऑर्बिट में यानी लियो में उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए भी जिम्मेदार ये होता है, यानी ये वहाँ पे पहुँचाता है उपग्रह को। यह इसरो के साथ ही साथ विश्व के अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के उपग्रह भी प्रक्षेपित करता है। जो अन्य एजेंसी उसके उपग्रह भी यहाँ से छोड़े जाते हैं। इसरो के इस केंद्र का एक अन्य प्रमुख कार्य वातावरण की देखभाल हेतु उपयोग किए जाने वाले कार्यक्रम, जो इसको हम इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलते हैं, इनका पथ प्रदर्शन उपग्रह यानी नेविगेशन सैटेलाइट जो होता है, पथ प्रदर्शन, आपको फिर से लिख के बता देता हूँ। नेविगेशन जो होता है, नेविगेशन सैटेलाइट यानी पथ
प्रदर्शन उपग्रह, पथ प्रदर्शन उपग्रह एवं अन्य प्रकार के रडार जो भी है, अन्य प्रकार के जो रडार है उसको भी डेवलप करने का कार्य कौन करता है? इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सेंटर बेंगलोर। अगला है MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर है भोपाल में, या इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्थित है भोपाल में। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भोपाल के साथ साथ ये अन्य जगह पे भी स्थित है। हसन, ठीक है, हसन कर्नाटक और भोपाल मध्य प्रदेश, ये 2 जगह पे स्थित है। इसरो का यह केंद्र इसरो के भूस्थैतिक उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की रखवाली एवं नियंत्रण का कार्य करता है, यानी देख रेख और इसमें जो नियंत्रण का कार्य है वो ये करता है MCF। यह इन उपग्रहों के पेलॉड का परीक्षण भी करता है। पेलॉड, ये टर्मिनोलॉजीज अभी आपको आगे बताई जाएगी, आप अभी याद रख लीजिए कि ये क्या करता है। जब आप ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से जान जाएंगे उसके बाद आप इनका जब रिवीजन करेंगे तो आपको ये आसानी समझ में आ जाएगी। क्योंकि यदि यहाँ में क्योंकि ये बीच की चीज़ें हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए ये कोई बड़ी चीज़ है उसके अंदर छोटी 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 बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यदि मैं एक चीज़ बताऊँगा तो ये चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जब तक दूसरी चीज़ ना आए तो एक चीज़ अब आपको अधूरी अच्छी नहीं रहेगी। इसलिए सिर्फ ये आप पता रख लीजिए। इसका बाद जब मैं एक एक चीज़ यहाँ पर जब बताऊँगा, छोटी छोटी चीज़ें जो कि कनेक्टेड है, वो जब आपको समझ में आएगी तब जाके आपको ये पेलॉइड और ये फिर ये LEO और ये जियो स्टेशनरी वगैरह, ये पोलर ऑर्बिट वगैरह, ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। आप इसके बारे में ज़्यादा टेंशन ना लें, आप ये सेंटर को याद रख लें, इनका जो मुख्यालय वो याद रखें और ये क्या कार्य करते हैं वो अभी याद रख लें। अगला है NRSA यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जो कि है हैदराबाद में। इसरो का केंद्र भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी दृष्टि या आँख विजन की तरह कार्य करता है। ये जो हैदराबाद में स्थित जो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी है वो किसका कार्य करता है? अंतरिक्ष एजेंसी में दृष्टि यानी आँख का काम करता है, विजन का काम करता है। यह पृथ्वी की सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र में सहयोग करता है। यह देश के विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति वाले उपग्रहों की निगरानी का कार्य करता है। यह वैश्विक यानी ग्लोबल लेवल पे, ग्लोबल एवं क्षेत्रीय रीजनल, यह वैश्विक और क्षेत्रीय कार्य हेतु दूर संवेदी प्रौद्योगिकी यानी रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, रिमोट सेंसिंग जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम सुदूर संवेदन तकनीक के नाम से भी जानते हैं, इसके उपयोग में सुदूर संवेदन टेक्नोलॉजी के उपयोग की संभावना को परिलक्षित करता है। यह दूर संवेदी कार्यक्रम हेतु आवश्यक प्रशिक्षित ट्रेंड व्यक्तियों को भी उपलब्ध कराता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैप है, मैप की सहायता से आप जो अन्य जो सेंटर्स है इसरो के अंतरिक्ष विभाग के जो विभिन्न केंद्र हैं, इसरो के साथ साथ अंतरिक्ष विभाग के जितने भी जो केंद्र है, आप इस मैप में देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा स्थित है। मैप में बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएंगे। और आप इस जो स्लाइड है, ये स्लाइड इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यदि आप मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हैं तो इसे मोबाइल फ़ोन पे देख लीजिए। देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या तो फिर आप कंप्यूटर पे या फिर लैपटॉप पे या फिर टैबलेट पे देख रहे हैं तो वहाँ पे भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने गैलरी में सेव कर लीजिए या किसी जगह सेव कर लीजिए और इसे रोज़ देखिए। तो आपको कम से कम 4-5 दिन में ये इसमें से 60 से 70% जो इसके मुख्यालय हैं वो आपको याद हो जाएंगे। सिर्फ देखना है, आप सिर्फ देखते रहिए, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप रह जाएंगे। जैसे रास्ते होते हैं, आप ज़्यादा याद नहीं करते उनको, कई बार जाते रहते हैं तो वो चीज़ें अपने आप याद हो जाती है। इस प्रकार आप इसे भी कीजिए मैप की सहायता से। अंतरिक्ष विभाग में ये किसके अंतर्गत
ये चीज़ें आती है जो हमने पढ़े अभी, वो आती है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अंतर्गत आती है, ठीक, यानी इसरो के अंतर्गत, इसरो के अंतर्गत ये चीज़ें आती है। इतनी सारी चीज़ें हमने अभी पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी चीज़ें यहाँ पे ये हमने पढ़े हैं। और अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत और भी चीज़ें आती है, वो हम देख लेते हैं। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में है, और राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तंत्र जो कि बेंगलुरु में है, राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद में है, राष्ट्रीय वायुमंडलीय संस्थान प्रयोगशाला ये भी इसका अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आती है। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष की, ठीक है, एंट्रिक्स, सॉरी मैं फिर से लिखता हूँ इसको, एंट्रिक्स, इसको इस प्रकार लिखते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में एंट्रिक्स। अंतरिक्ष से प्रेरणा लेकर इसको बनाया गया है एंट्रिक्स, हिंदी शब्द है अंतरिक्ष, ये अलग शब्द है, लेकिन जो सही शब्द है वो है एंट्रिक्स। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसरो के व्यावसायिक विंग है, ठीक है, ये किसकी व्यावसायिक विंग है, व्यावसायिक विंग है किसकी, इसरो की, इसरो की व्यावसायिक विंग है। इस व्यावसायिक विंग की तरह काम करता है, और यह इसरो द्वारा विकसित किए गए अंतरिक्ष उत्पाद प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर एवं तकनीकी सलाह को बढ़ावा देने का कार्य करता है। कौन कौन सा कार्य करता है, पहला तो है जो अंतरिक्ष उत्पाद प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर का कार्य करता है, एवं तकनीकी सलाह को बढ़ावा देने यानी जो टेक्नोलॉजी जो सलाह है जो दी जाती है उसको बढ़ावा देने का यह कार्य करता है। यह एक प्रकार की निजी कंपनी, प्राइवेट कंपनी की तरह कार्य करता है, ठीक, प्राइवेट कंपनी की तरह कार्य करता है एंट्रिक्स जो है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा सितंबर 1992 में की गई। अंतरिक्ष विश्व भर में के अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को अंतरिक्ष उत्पाद एवं सेवा, प्रोडक्ट एवं सर्विस मुहैया कराता है। 2013 से 2014 में इसकी कुल आय 13 बिलियन तक पहुंच गई, एवं सरकार के द्वारा 2008 में से, कब, 2008 में से मिनी रत्न कंपनी के नाम से नवाजा गया अंतरिक्ष को। इसका मिशन क्या है, इसके मिशन के अंतर्गत हम देखेंगे, इसके मिशन के अंतर्गत है पृथ्वी की सुरक्षा, कम्युनिकेशन, नेविगेशन, कौन कौन सी चीजें हम देखेंगे, इससे मिटा देता हूं मैं, सिक्योरिटी, पृथ्वी की सुरक्षा, कम्युनिकेशन, नेविगेशन हेतु उपग्रह एवं उससे संबंधित जो टेक्निक है, टेक्नोलॉजी है, उसको डिजाइन करना है, ठीक। और भी सारे जो उसके उद्देश्य है वो हम देख लेते हैं। अंतरिक्ष से संपर्क साधने हेतु उपयोग किए जाने वाले प्रक्षेपण यानी लॉन्च व्हीकल, जो लॉन्च व्हीकल है एवं उससे संबंधित प्रौद्योगिकी को डिजाइन करना, ये क्या किसका काम है, एंट्रिक्स का काम है। दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन और साथ साथ ब्रॉडकास्टिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज और मिस्ट्री के अंतर्गत जो कार्य किए जाते हैं वो किए जाते हैं अंतरिक्ष के द्वारा, अंतरिक्ष के अंतर्गत ये कार्य होते हैं। तो अंतरिक्ष के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और एक और जो दूसरी विंग है, ठीक है, जिस तरह ये विंग थी, कमर्शियल विंग थी इसरो की, उसी प्रकार एक और विंग है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का आधिकारिक रूप से बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। गौरतलब है कि जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है,
ठीक है, पहली वाणिज्यिक शाखा कौन सी है, ये है अंतरिक्ष, और दूसरी है NSIL यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो द्वारा की गई अनुसंधान और विकास तकनीकियों के व्यवसाय उपयोग हेतु न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को 100 करोड़ रुपए की अधिकृत शेयर पूंजी पेड अप कैपिटल 100 करोड़ रुपए के साथ 6 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 6 मार्च 2019 को। यह अंतरिक्ष कॉरपोरेशन के बाद इसरो की दूसरी व्यावसायिक शाखा है। अंतरिक्ष कॉरपोरेशन को मुख्य रूप से वर्ष 1992 में इसरो के विदेशी उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण की सुविधा हेतु स्थापित किया गया था। तो यानी हमारे पास कितनी विंग है? 2 विंग है, कमर्शियल विंग, ठीक है, वाणिज्यिक विंग। NSIL के उद्देश्य हम देख लेते हैं, जो अभी नई विंग बनी है। NSIL का उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना है। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों में उद्योग की भागीदारी को बढ़ाना। और इसके साथ NSIL अंतरिक्ष संबंधी सभी गतिविधियों को एक साथ लाएगा और संबंधित प्रौद्योगिकियों यानी टेक्नोलॉजीज में निजी उद्यमशीलता का विकास करेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म के माध्यम से SSLV और PSLV SSLV और PSLV का निर्माण और उत्पादन करना इसके उद्देश्य के अंतर्गत है। और उभरती वैश्विक वाणिज्यिक SSLV बाजार की मांग को भी पूरा करेगा, और जिसमें उपग्रह निर्माण और उपग्रह आधारित सेवाएं प्रदान करना शामिल है। स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष विज्ञान की शब्दावली, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी यदि हमें जानना है, पढ़ना है, समझना है, सीखना है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी की शब्दावली जो है, टर्मिनोलॉजीज जो है, वो हमें बहुत ही आसानी से पता होनी चाहिए। क्योंकि कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं, ये छोटी छोटी जो टर्मिनोलॉजी है ये समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा इन टर्मिनोलॉजी को समझना, उसके बाद हम जो आगे जो अन्य जो तकनीक है इसके अंतर्गत वो हम पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या पढ़ने वाले? सैटेलाइट, शटल, स्पेसक्राफ्ट और लॉन्च व्हीकल, रॉकेट, मिसाइल और स्पेस जंग, एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स में अंतर, इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ पे इसमें अंतर और क्या सिमिलैरिटीज है और किस तरीके से काम आते हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले इन चीज़ों को बताने से पहले एक चीज़ आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है, जो है स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट क्या होता है दोस्तों? स्पेसक्राफ्ट कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्पेस में जाता है स्पेसक्राफ्ट कहलाता है। जैसे स्पेस में क्या क्या जाता है? सैटेलाइट जाता है, ठीक है, सैटेलाइट शटल जाती है। तो ये क्या है? ये है एक प्रकार से स्पेसक्राफ्ट, सैटेलाइट और शटल। अब सैटेलाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट जाती है कहाँ पे? ऑर्बिट्स में। ऑर्बिट्स यानी होते हैं, ऑर्बिट्स को बोल दो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण या आकर्षण बोल दो, ठीक है, बहुत ही लेमैन भाषा में आकर्षण बोल सकते हैं इसको। सैटेलाइट कहाँ पे जाके लगती है? जो मैन मेड होती है, जो कृत्रिम होती है, कृत्रिम वालों की हम बात कर रहे हैं, ठीक। सैटेलाइट 2 प्रकार की होती है, कौन सी? एक प्राकृतिक होती है और दूसरी होती है कृत्रिम। तो यहाँ पे हम जो कृत्रिम वाली जो सैटेलाइट है उसके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, वो है चंद्रमा, और कृत्रिम वाले हम बहुत सारे अभी तक भेज चुके हैं। इसके बाद जो सैटेलाइट है वो जाती है कहाँ पे? ऑर्बिट्स में, यानी कक्षाओं में। कक्षाओं मतलब क्या होगा? ऑर्बिट्स यानी ये समझ लो आप, जो आकर्षण रहता है, ठीक, पृथ्वी का आकर्षण रहता है, वहाँ पे हम जो सैटेलाइट रहते हैं, जो मैन मेड सैटेलाइट रहते हैं, जिनको हम कृत्रिम सैटेलाइट कहते हैं, वो हम वहाँ पे भेजते हैं। तो ये ऑर्बिट्स कितने प्रकार के होते हैं? कक्षाएं 2 प्रकार की होती है, इनर ऑर्बिट, दूसरा है आउटर ऑर्बिट। यहाँ पे इनर और आउटर से क्या संबंध है? ये देखिए, ये पृथ्वी है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के सरफेस से 36,000 किलोमीटर हाइट तक ये जो एरिया रहता है, ठीक, वो होता है ग्रेविटी से कवर होता है। पृथ्वी की ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण से कवर होता है। तो इसके अंदर इसके अंदर के जो कक्षक होते हैं, इसके अंदर का जो एरिया रहता है, वो कहलाते हैं इनर ऑर्बिट। समझ में आया? इनर ऑर्बिट क्या होता है?
पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंदर वाला एरिया इनर ऑर्बिट के अंतर्गत आता है, और इसके बाहर, ठीक है, 36,000 किलोमीटर हाइट के बाहर ये होता है आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट आपने देखा होगा जब चंद्रयान भेजे जाते हैं, ठीक, या फिर जो उसके बाद जो है जो मंगलयान भेजे जाते हैं, मंगलयान जब भेजे जाते हैं तो आप जो इसरो की जो वेबसाइट है वहां पे जाके देखिए, इसरो की वेबसाइट में कि मंगलयान कहाँ भेजे गए। मंगलयान आप देखेंगे वहां पे हियो पे भेजा गया, ठीक है, हियो पे भेजा गया, इस तरीके से लिखा आता है हियो। तो ये होता है हायर अर्थ ऑर्बिट, यानी 36,000 किलोमीटर के बाहर इसको पहुंचाया गया। यानी मंगलयान में जब पहुंचा रहा है तो पृथ्वी की ग्रेविटी के तो बाहर ही है ना वो, तो वो जाएंगे हियो ऑर्बिट में, ठीक। हायर अर्थ ऑर्बिट यानी यहाँ से बाहर, आउटर के बाहर क्या हो जाएगा, हायर अर्थ ऑर्बिट। तो ये इस प्रकार से ये चीजें हम जो यूज में आती है उस प्रकार से यहाँ पे यूज करते हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप इसरो की वेबसाइट में जाइए और इसके बारे में सर्च कीजिए, तो आपको वहाँ पे क्लियर लिखा होगा कि ये इसमें भेजा गया, हियो में भेजा गया। उसके बाद ये जो सैटेलाइट्स होते हैं वो होते हैं नॉन रीयूजेबल। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो हमने 1975 में अब जब भेजा गया आर्यभट्ट, ठीक, आर्यभट्ट हमने भेजा रसिया की मदद से, रसिया की सहायता से हमने आर्यभट्ट भेजा, तो वो आर्यभट्ट अभी भी वही है, ठीक है, क्योंकि उसका जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया, मतलब जो कार्य करने की जो वैलिडिटी थी वो खत्म हो गई, लेकिन वो अभी भी वही है, ठीक है। ये मान लो ये पृथ्वी है, पृथ्वी के हमने ये आर्यभट्ट भेजा यहाँ पे, तो अभी भी वही है। तो ये रीयूजेबल नहीं होते। एक बार हमने वो टेक्नोलॉजी यूज नहीं किए थे उसमें कि वो रीयूजेबल हो, तो अभी भी वही है। तो ये तो अब कोई काम का नहीं, तो ये क्या हो गया, वहाँ पे प्रदूषण के रूप में हो गया, प्रदूषण के रूप में यहाँ पे हम उसको देख रहे हैं अब, क्योंकि वो कोई काम का नहीं रहा, तो ये स्पेस में है, तो उसको हम बोलेंगे स्पेस प्रदूषण या स्पेस जंक, ठीक है, स्पेस जंक के रूप में हम इसे अब इसे जानते हैं। और ये स्पेस जंक के बारे में सबसे पहले इसने बताया था कैसलर जो वैज्ञानिक थे उनने बताया था। तो इसको हम बोलते हैं कैसलर सिंड्रोम। यदि स्पेस जंक की जगह पे आपसे 3 नंबर पे ये पूछ लिया जाए, या फिर लिखने वाले में क्वेश्चन में ये पूछ लिया है कि कैसलर सिंड्रोम क्या है, तो सिंड्रोम का मतलब आप ये नहीं समझिएगा कि कोई बीमारी है, ठीक, ये बीमारी नहीं है। कैसलर एक वैज्ञानिक है और कैसलर सिंड्रोम ये स्पेस जंक को कहा जाता है। इसके बाद जो सैटेलाइट हम भेजते हैं, सैटेलाइट में क्या नहीं होता है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, क्योंकि जब रीयूजेबल नहीं हो रहे हैं वो, ये स्वाभाविक सा है, जब रीयूजेबल नहीं हो रहे हैं तो यहाँ से यदि कोई जीव को, ठीक है, किसी को पहुंचाएंगे तो वो वहाँ पे वापस नहीं आ पाएगा, वहां से जाकर वापस नहीं आ पाएगा, तो ये इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं है। एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी इसमें नहीं हो सकती सैटेलाइट में। अब मान लो कोई किसी प्राणी को वहाँ पे भिजाया गया और उसको भिजाया गया तो उसको वापस भी लाना पड़ेगा, लेकिन जब वहाँ पे एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी नहीं होगी तो वापस कैसे आएगा? तो यहाँ पे सैटेलाइट में जो हम एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी है वो नहीं कर पाते। इसके बाद हम बात करें शटल की, ठीक है, शटल की। तो शटल में ये चीजें से दूसरी चीजें होती है, अपोजिट हो जाती है, मतलब थोड़ा सा अपोजिट हो जाती है। शटल रीयूजेबल होती है, ठीक है, शटल जो होती है वो रीयूजेबल होती है। ये स्पेस रिसर्च के लिए भेजी जाती है, स्पेस रिसर्च के लिए, शटल को स्पेस रिसर्च के लिए भेजते हैं। और इसमें हम भेजते हैं किसको? एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट्स को। एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे ये लिखा है, एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स को। आपको एस्ट्रोनॉट्स और कॉस्मोनॉट्स को में फर्क पता है कि नहीं? कॉस्मोनॉट्स हम बोलते हैं जो रसिया द्वारा जो अंतरिक्ष वैज्ञानिक जाते हैं उसको हम बोलते हैं कॉस्मोनॉट्स, ठीक है। और जो एस्ट्रोनॉट्स जो बाकी देशों के वैज्ञानिक जाते हैं उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट्स। फर्क समझ आ गया? रसिया वाले के लिए यूज होता है कॉस्मोनॉट और बाकी के लिए यूज होता है एस्ट्रोनॉट। तो ये एस्ट्रोनॉट और कॉस्मोनॉट वहाँ पे जाते हैं तो इनको वापस भी आना पड़ता है। अब ये जा रहे हैं तो वहाँ पे मतलब जा रहे हैं तो वापस आना होगा इनको,
और जा रहे हैं तो ऐसा ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ घूमने चले गए, वहाँ पे कुछ रिसर्च वगैरह करने के लिए जाएंगे। तो स्पेस रिसर्च के लिए जो शटल का यूज़ हम करते हैं स्पेस रिसर्च के काम के लिए। और जब जब यहाँ पे वो जा रहे हैं, कौन एस्ट्रोनॉट जा रहे हैं, तो लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी इसमें होना चाहिए। लाइफ सपोर्ट जो सिस्टम है वो इसमें होना चाहिए, तो इसमें होता है शटल में। और एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी भी वहाँ पे होती है, उसको हम EVA के नाम से जानते हैं, या फिर इसको स्पेस वॉक, ठीक है, साधारण लैंग्वेज में इसे स्पेस स्पेस वॉक के नाम से जानते हैं। तो एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी होती है, क्योंकि वहाँ से जब हम स्पेस रिसर्च के लिए भेजते हैं तो वहाँ से जो सैंपल्स होते हैं, ठीक है, सैंपल जैसे हवा या फिर वाटर वहाँ की, या मृदा, इस तरीके से चीज़ें वहाँ पे सैंपल के रूप में लेके आनी होती है। इसलिए एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी की आवश्यकता होती है, स्पेस वॉक की आवश्यकता होती है, जो कि शटल के द्वारा की जा सकती है, शटल में होती है ये सुविधाएं। और इसके बाद ये जो जब कोई व्यक्ति वहाँ पे गया, ठीक है, ये कोई है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो ये शटल से, ठीक है, शटल से जब बाहर निकलता है तो ये दो प्रकार से ये अपनी एक्टिविटी कर सकता है, ठीक। एक तो टेथर टाइप कर सकता है, और टेथर टाइप, हाँ, और दूसरी होती है अनटेथर टाइप। अनटेथर टाइप ये क्या होती है? टेथर टाइप मतलब टेथर का मतलब होता है, आपने फ़ोन में यूज़ किया होगा, जब कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक, कंप्यूटर या लैपटॉप से आप कनेक्ट करते हैं तो आपको इंटरनेट जब चलाना होता है USB की सहायता से जब आप कनेक्ट करते हैं तो उसमें लिखा होता है टेथरिंग, याद है टेथरिंग? आप में से बहुत से लोगों ने किया होगा। टेथरिंग जब करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो कनेक्ट रहता है, ठीक है, उसको जो नेट मिलता है फ़ोन से मिलता है, ठीक, फ़ोन से कनेक्ट होकर के मिलता है। इसी प्रकार जो जहाँ पे टेथर टाइप होता है, टेथर टाइप में जो वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स गए होते हैं या कॉस्मोनॉट्स गए होते हैं, उनको पूरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम इस शटल की सहायता से मिलता है। वो ये एक मतलब एक कनेक्ट रहते हैं, ठीक है, एक किसी पाइप से ये कनेक्ट रहते हैं, ऐसा मान लीजिए। और सारा जो सपोर्ट सिस्टम है उनको इसके सहायता से मिलता है। लेकिन जब हम बात करते हैं अनटेथर टाइप की, तो अनटेथर टाइप में ये ना होके, ये कनेक्ट ना होके डायरेक्ट बाहर बाहर मतलब जो स्पेस वॉक या फिर एक्स्ट्रा व्हीकुलर एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार से वहाँ पे शटल से बाहर जाते हैं। ये आई होप आपको शटल और सैटेलाइट के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता हो गया होगा। स्पेसक्राफ्ट क्या होते हैं? स्पेसक्राफ्ट हम पढ़ चुके हैं, जो भी अंतरिक्ष में जो ऑब्जेक्ट भेजते हैं वो स्पेसक्राफ्ट होते हैं, सैटेलाइट या शटल। और स्पेसक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट से कंफ्यूज मत करना, स्पेसक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट से कंफ्यूज मत करना, क्योंकि एयरक्राफ्ट की जो हाइट होती है, एयरक्राफ्ट जो हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती है और इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है, उसकी हाइट जो होती है, जो उड़ने की हाइट जो होती है, वो होती है 8 से 9 किलोमीटर डोमेस्टिक की। और जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती है, अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई जहाज होते हैं, उनकी जो ऊंचाई, जितनी ऊंचाई पे उड़ते हैं वो होते हैं 11 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ते हैं। स्पेस तो हमारा 40 किलोमीटर के बाद से शुरू होता है, तो हम एयरक्राफ्ट को स्पेस क्राफ्ट नहीं कहेंगे। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं लॉन्च व्हीकल की। लॉन्च व्हीकल लॉन्च व्हीकल क्या होता है? व्हीकल मतलब जिसमें चीज़ें पहुंचाई जाएगी, जिसमें रख के चीज़ें लॉन्च की जाएगी, ये होते हैं PSLV, GSLV, ठीक है, GSLV, फिर SSLV, जो नई नई टेक्नोलॉजी अभी डेवलप की जा रही है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक। ये आपको अभी ज़्यादा समझ में आएगा नहीं, लेकिन जब आप इसके बारे में जब हम GPS में पढ़ेंगे, ठीक, GPS के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ऑर्बिट्स के बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे, उस वहाँ पे आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पे जो अभी हम लॉन्च व्हीकल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लॉन्च व्हीकल के बारे में आपको थोड़ा मोटा मोटा पता होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए, ताकि हम जब आगे यूज़ करें तो ये आपको आसानी समझ में जाए। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो गया, फिर ये GSLV होता है, फिर SSLV होता है। GSLV जियो स्टेशनरी, या फिर SSLV
स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इस प्रकार से ये लॉन्च व्हीकल होते हैं जो कि जिसमें रख के हम सैटेलाइट और शटल पहुंचाते हैं। ठीक, आगे समझ में। अब बात करते हैं रॉकेट्स की। रॉकेट 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 आप समझ लीजिए, रॉकेट क्या है, इंजन समझ लीजिए। ठीक, रॉकेट है ये कोई मान लीजिए लॉन्च व्हीकल है। ठीक, लॉन्च व्हीकल के अंदर ये लगा होता है, ये है रॉकेट। इंजन समझ लीजिए या फिर मोटर समझ लीजिए, मोटर। ठीक है, या मोटर समझ लीजिए इसे, या फिर डिलीवरी सिस्टम समझ लीजिए, डिलीवरी सिस्टम डिलीवर तो करता है रॉकेट। या फिर लॉन्चिंग सिस्टम समझ लीजिए। ठीक है, लॉन्चिंग लॉन्चिंग सिस्टम है, ऐसा समझ लीजिए। तो जो रॉकेट रहता है वो इंजन का काम करता है। जो यहाँ पे इंजन इंजन जो होता है ये लॉन्च व्हीकल के अंदर लगा होता है। इसमें ही फिर सैटेलाइट या फिर शटल इसमें लॉन्च व्हीकल में लॉन्च व्हीकल से पहुंचाई जाती है। तो ये ऐसा समझ लीजिए आप। और इसमें जब हम टेस्ट करते हैं, एक बात ध्यान में रखना, टेस्ट करते हैं, टेस्ट हम किसका करते हैं, टेस्ट करते हैं रॉकेट का। हम लॉन्च व्हीकल का टेस्ट नहीं करते, लॉन्च व्हीकल का हम टेस्ट नहीं करते, टेस्ट करते हैं हम किसका, रॉकेट का। रॉकेट का टेस्ट करके ही हम उसके बताते हैं कि वो जा पाएगा नहीं जा पाएगा। इस प्रकार से चीज़ें यहाँ पे होती है। और उससे संबंधित जो और भी जो सर्वेक्षण होते हैं या पर उसके मूल्यांकन जो और चीज़ें होती है वो हम रॉकेट का करते हैं। अब रॉकेट के बारे में हमें पता चल गया। अब रॉकेट के बाद हम मिसाइल का यूज़ करते हैं, मिसाइल टर्मिनोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो रॉकेट का जरूरी नहीं कि हर बार सही उपयोग हो। ठीक, सही उपयोग हो ये हर बार जरूरी नहीं, इसका मिसयूज भी हो सकता है। मिसयूज भी हो सकता है। मिसयूज कैसे हो सकता है, रॉकेट में हम भर के क्या, रॉकेट में हम वॉर हेड पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वॉर हेड क्या होती है, गोला बारूद। गोला बारूद ये जो विस्फोटक चीजें हैं वो हम रॉकेट में पहुंचा सकते हैं। और वही चीजें जब हम ऐसा करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मिसाइल। मिसाइल, ठीक है। मिसाइल में क्या क्या रहता है, रॉकेट में हम वॉर हेड ही तो पहुंचाते हैं, तो ये होती है मिसाइल। आगे समझ में, ये सारी शब्दावली जो है बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताया गया है। और ये सारी चीज़ें आपको बहुत बहुत ही मतलब फ्रिक्वेंटली पता होनी चाहिए। सैटेलाइट मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। शटल, स्पेसक्राफ्ट, लॉन्च व्हीकल, रॉकेट, मिसाइल, ये सारी चीज़ें बहुत ही आवश्यक हो जाती है स्पेस टेक्नोलॉजी में, जो आगे जो हम डीप में पढ़ेंगे उसके लिए।